Am I audible to every one of you? I hope so. I'm audible and visible to everyone. Am I audible? Please let me know. And we are going for namaz break for 10 minutes. हम नमाज ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. जरा मुझे ये बता दे प्लीज, ताकि मैं ये देख लूं. चैट ऑप्शन पे जाके जरा लिख दे क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूं तमाम लोगों को. Am I audible and visible to you? Okay. हम 15 मिनट का नमाज ब्रेक, 10 मिनट का नमाज ब्रेक कर रहे हैं और फिर वी आर गोइंग टू रिज्यूम. चलें अब लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे विद एसबीएल का पोर्शन क्या क्या है. ठीक है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं. बेसिकली मैं इस पेपर को सिंस मोर देन समझे 2018 जब ये पहली मरतबा ये पेपर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त से मैंने कराची के बहुत सारे इदारों के अंदर इस पेपर को पढ़ा है. और उसके अलावा व्हेन दिस पेपर वाज इनिशियली स्टार्टेड, तो जब ये पेपर P1 से P3 में कन्वर्ट किया जाता है, यानी P1 P3 से SBL में कन्वर्ट किया जाता, तो उस वक्त इस पेपर के डायनामिक्स, उस वक्त इस पेपर के बेस लेवल स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किया था. अच्छा, आई होप सो सबसे पहले तो ऑनलाइन वाले सबको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, एंड आई अज्यूम कि आप सबको मैं दिखाई भी दे रहा हूँ और मेरी आवाज भी सही है. मुझे जरा एक मरतबा थम्स अप दे दो तो मैं आगे बढ़ूं. गुड, सही है भाई. तो जब इस पेपर को टेक सॉरी यार, देयर वाज अ स्मॉल ग्लिच. अच्छा, इस पेपर के डायनामिक्स पे पहले बात करते हैं. ठीक है, मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, मेरा नाम शेख बिलाल हक. ये पेपर के मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बैचेस मैं ही पढ़ा रहा हूँ कराची के अंदर, फिजिकल भी, लाइव भी, ऑनलाइन भी, हाइब्रिड भी. आपके पास तीनों ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल है. आइदर यू वांट टू स्टडी फेस टू फेस, तो आप फेस टू फेस भी पढ़ सकते हैं. आप लाइव ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप लाइव ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और आप रिकॉर्डेड ऑप्शन तो आपके पास हम सब दे ही रहे हैं, तो आपको पता है वो रिकॉर्डेड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है. ये पेपर एक नॉन कन्वेंशनल टाइप पेपर है. सर, ये नॉन कन्वेंशनल पेपर क्या होता है? इट इज नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ पेपर. ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट पेपर है. यानी
मिसाल के तौर पे आप जब बात करते हैं इस पेपर से रिलेटेड, तो एसबीआर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एसबीआर का पेपर इज डिफरेंट, एसबीएल सॉरी एएफएम की बात करूं तो एएफएम का पेपर इज डिफरेंट, आप ट्रिपल ए की बात करें, आप जितने भी प्रोफेशनल के पेपर है उन सब से, और स्किल्स के जितने पेपर उन सब से डिफरेंट पेपर। अब इस पेपर में ऐसा क्या है, इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं। पहले मुझे बताएं आप लोगों ने इस पेपर के बारे में क्या सुना हुआ है, ठीक है, ताकि अच्छा, और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने टीएसए के बाहर से, एंड दे हैव नेवर बीन टॉट इन टीएसए, और वो किसी और इदारे से या कहीं और से अपने पेपर्स कंप्लीट किया। पहले हम फिजिकल वालों से पूछ रहे थे, फिर उसके बाद, और एसबीएल के बारे में आपको क्या व्यू पॉइंट मिलता है, ठीक है, आप मेरे बारे में भी कोई व्यू पॉइंट बताना चाहें कि अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी बता सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें एक्सेसिव मार्केटिंग हो रही होती है इस पेपर से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, तो वो भी आपको आप बता सकते हैं सर आप बहुत ज्यादा मार्केट करते हैं, क्यों करते हैं या क्यों होता है, तो ये सारे सवाल आप आपसे पूछते हैं। पहले सबसे पहले अपना नाम बता दें। और अब्दुल्ला जान, और क्यों आपने एसीसी क्यों की स्टार्ट की, पहले तो ये भी बता, मुझे ये बड़ा वो लगता है, फैसिनेटिंग पॉइंट लगता है। हाँ मैं हूँ, सॉरी यार मैं अच्छा, तो अगर मैं इस पेपर से रिलेटेड, सर सॉरी आपके पहले इंट्रोडक्शन चल रहा था। हाँ मैं क्लास 10 में था तो मैं मैथ्स करने मुझे बोला था कि आप सीए करना, सीए बहुत स्कोप है। हाँ मेरा प्लान वही था सीए करने का। सही है। जब मैं यहाँ पर आया पाकिस्तान में, मैं सऊदी अरब में था। ओके, जब मैं पाकिस्तान में आया उधर मुझे पता चला कि इसी आसान है, अच्छा क्वालिफिकेशन है लेकिन आसान है। सेम क्वालिफिकेशन। ये मुझ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, बट चल मैं आपके पाकिस्तान में थोड़ा वो आई एम गिविंग यू अ लेवरेज ऑफ डाउट, क्या आप ये बोल सकते हैं? बाहर तो आज पहली क्लास है तो मैं आपको बोलना मैं बोलते हाँ, उसके बाद मैंने फिर सीपीटी के बारे में देखा। हाँ निजामाबाद, हाँ, तो तुमने एसी से कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट एसबीएल, क्या सुना? अच्छा, बहुत बोरिंग है। बहुत बोरिंग है। अच्छा, और तो वैसे थ्योरी से आपको नफरत है, ठीक है जी। ये सुना है क्या ये, अच्छा मेरे बारे में, पासिंग रेशो बहुत आसान है सर, बाकी पेपर से। अच्छा, ये भी देखो और मेरे बारे में कुछ सुना है आपके बारे में सुना है, मिर्चा वाले में थे आप यार? अच्छा, और फिर आप यहाँ आए, हम भी यहाँ आए, और भी आगे बात करें, तुम भी वहां जुड़े? फिर मैं एक दो पेपर से गया था। तो फिर वहां की बहुत बढ़िया, वहां में यहाँ पहले यहाँ पर था, यहाँ से वहां गया, वहां से आ गया। आप भी बता दें सर नाम उष्णा। आप लोग ग्रुप पे आए थे सर? नहीं, अच्छा सही है जी। I'm a UK national तो फिर इसलिए आप यूके नेशनल? जी इसी ऑप्ट किया। Why did you game Pakistan? बाबा के शिफ्ट हो गया था बिजनेस, that's why, but I have to move back obviously, that's why. Good, good. यूके में बहुत महंगा है। ठीक है। और एसबीएल के बारे में सुना है कि 4 घंटे का पेपर है, ऑल थ्योरी। और मेरे बारे में कुछ नहीं जानना जी। हाँ, एसबीएल के बारे में क्या सुना आपने और क्यों सुना? फिर मैं आपको अपने बारे में और पत्नी से रिलेटेड लीडरशिप के ऊपर है, ऑल थ्योरी है, मैनेजिंग। सही है, गुड। और ये इसलिए चूज भी किया अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। गुड, ये तो बिल्कुल सही रीजन दिया आपने इसी से चूज कर लिया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैंने इसी से चूज किया। इंजीनियरिंग करनी थी पर जॉब को बहुत ज्यादा लैक हो रहा था कि वहां पर जॉब अवेलेबल ही नहीं है। यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए एंड दे आर वेरी गुड इंजीनियर्स। सोर्स चाहिए। चलो अगर ये 1000 के अंदर एक आदमी कोई लिए 1015 चलिए मान लिए, बाकी तो 900 तो बेकार गया। ठीक है। एंड यू हैव हर्ड समथिंग अबाउट मी, कैसा पढ़ाता है क्या? कुछ फ्री स्टाइल में सुना है और सुना है आपको। खाने में मैं सुना है जी। आपने सारे पेपर यही
नहीं वैसे सारे मिलके सर पेट की लाभ बाकी सब पेड़ों से जीते ले पले बहुत आराम है सामने से, बहुत आराम आ रही है माधुरी। लेकिन आप आज नहीं है, मैं हैरानगी है। सर वो I'm very good. ऑनलाइन में बैठा हूँ। अच्छा ऑनलाइन में बैठे हो तो आज यार सामने आते ज्यादा अच्छा है, कुछ नहीं करते हम लोग, पहले मैं भी बैठा। हाँ एसपीएल के बारे में ये सुना है सर, इसके जनरल नॉलेज भी है जनरल नॉलेज की। और सर इसके चार्जिंग का ऊपर होता है तो वैसे तो आप हाँ। सोचते पहले भी थे हाँ और बाकी में भी आए हैं हाँ और हमसे सीखा है लोगों ने, हमसे प्रोफेशनल मार्क्स सीखे। सही है। गुड। और मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? सर वहाँ एमएचए में गया हूँ, मैं भी एमएचए में। आपने मुझे वहां देखा होगा। जी जी मेरे सही। साथ तो ऐसा ऐसा ओके, हाँ पढ़ा हूँ, बिल्कुल पढ़ा हूँ जी। आप सर मेरा नाम सुबह है। मैंने एसीसी में अकाउंटिंग फाइनेंस सर्विस से किए। जी तुम लोग रोमांस तुम लोगों को एग्जामिनेशन मिल गई, जी अप्लाई कर दिए जी और आपका सर्विस खत्म हो चुका है, जी तो यू आर ऑल डन विद सर्विस राइट। चलो गुड। तो व्हाई एसीसी मतलब एग्जामिनेशन की 9:58 आपको इसमें तो आपने कोई जगह 4 पेपर दे दिए, एसीसी भी हो जाएगा साथ साथ। गुड, सही। एंड हाउ डिड यू गेट टू नो मी? मतलब मेरे बारे में सिर्फ एक ही सोर्स थी बस, वो नुमान से। और नुमान को आप लोग कैसे जानते हैं? तो दोस्त सही, एक आ रहा है। ओके, आपका भी यही रीजन है, सेम रीजन है, आपका भी सेम रीजन है। हाँ भाई अब्दुल्ला, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, बट जानने से भी ज्यादा है नुमान, सॉरी नुमान। हाँ नुमान, बता दो फिर भी, दूसरे लोग नहीं जानते तुम्हें। सर नुमान आदिल नाम है सर, इस सर क्या नाम है? एग्जाम दिए थे, हाँ मतलब अभी 2 दिए थे प्रोफेशनल के, ये अभी क्लियर कर दिया सही। एग्जाम है। और बाकी आपको उधर हमने क्योंकि देखा था। हाँ बट ठीक है, ओके ओके, सही है, मैं समझ गया। देखो पुरानी यादें ना इंसान को भूल जानी चाहिए, तो गुड यार, चले अच्छी बात है। अच्छा ये क्राउड ऑब्वियसली ये दिस स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज टिल नेक्स्ट वीक, और ये हमारे पास बहुत सारी आवाम आती है। अच्छा आई वुड वांट कि अगर ऑनलाइन वाले हजरात भी मुझसे बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अगर ऑनलाइन वाले हजरात मुझे बता दें, हजरात एंड हजरात या फीमेल्स भी, तो आप मुझे बताएं कि क्यों आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया, इससे पहले आपके क्या मामले थे, और इसके आपके क्या डर है। अच्छा इस सब्जेक्ट के हवाले से अगर आप में से किसी को डर भी है ना तो भी मुझे बताएं। थ्योरी तो है, वो तो चले एक सही है, बहुत सारों को इस सब्जेक्ट के हवाले से डर भी होता है। ये एक नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है। अब व्हाई एम आई सेइंग इट टू बी अ नॉन कन्वेंशनल वन, मैं थोड़ी देर में अपनी बात प्रूव भी कर दूं, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात बात करें मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बात करेंगे। अच्छा इफ यू गाइस वांट यू कैन ओपन योर माइक एज वेल। नहीं बात करनी है, मैं ऑडिबल हूं सबको? एम आई ऑडिबल? तो अनस इसके बाद भी बात करें ना मुझसे। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आप जल्दी, टाइम मैनेजमेंट का डर है सर, टाइम मैनेजमेंट का डर है। शहजाद तुमने मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम, ओके। 1 case of 100 marks, that is the biggest fear, okay। तो ये आपके सारे फेयर तो मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे फेयर्स पे हम बात करते हैं। अच्छा ये एक यूनिवर्सिटी की क्लास भी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट क्लास जिसके अंदर आपको यहाँ स्पून फीडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम जब आपको ईसीसी में उतारते हैं तो उसका पेपर हमने नहीं चेक करना होता कि हमारे हाथ में मार्क्स हो। मसला सबसे बड़ा इस प्रोफेशन का ये है कि मार्क्स आपके एग्जामिनर के हाथ में, ठीक है। एन एग्जामिनर और हम में बड़ा फर्क है, वी आर डिफरेंट एंड एग्जामिनर इज डिफरेंट, राइट नाउ। 2-3 चीजें जो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। एक हिस्ट्री है इस पेपर की जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये एक लीडरशिप का एग्जाम है। देखिए हिस्टोरिकली अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछे कि सर बिलाल आपने स्पेसिफिकली कहां पे जो है ना इस पेपर को पाया, तो मेरे हिसाब से
जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैंने इस वक्त काम किया ना, उन तमाम के तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर में इस पेपर की सबसे ज्यादा स्टैंडिंग होगी। यानी मेरे ख्याल में अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि शायद वहां पे IFRS 16 हर कंपनी में लग रहा होता है। IFRS 16 मींस लीजेस, हर कंपनी में लीजेस लग रहा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी में IFRS 15 रेवेन्यू लग रहा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन लग रहा हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर कंपनी के अंदर लीडरशिप चाहिए होती है, ये पॉसिबल ही पॉसिबल है। इस पेपर के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। ये पेपर एक नॉन कन्वेंशनल पेपर है, ये बात मैं आपको बहुत मर्तबा बता चुका हूं। अब मैं जरा इस पेपर की थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन पे आता हूं और मैं आपसे इस पेपर से रिलेटेड बात करता हूं। मैं आपको एक हैंडआउट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑनलाइन वाले हजरात जितने मौजूद है, अगर आप मेरे ग्रुप में एडेड है ऑलरेडी, तो आपको मैंने ग्रुप के ऊपर हैंडआउट फॉरवर्ड कर दिया। बाकी जितने एडेड नहीं है उनको हम इंशाल्लाह आज ऐड कर देंगे। देयर आर टू डिफरेंट हैंडआउट्स दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। आप ये दो हैंडआउट अपने पास रखें। अच्छा, अभी तक अगर किसी का कोई सवाल भी है ना तो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको तो कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ होगा TSA और जेबिस में? दोनों ही बिल्डिंग एक बेंगलोर में है। ऐसा है या नहीं? या नहीं सेम ही लग रहा है? एक सेकंड में आपको हैंडआउट दिखाऊं। एक मैं आपको हैंडआउट शो कर लो यहाँ पे। क्या आ गया, क्या आ गया? देखिए, कुछ चीजें मैं जानबूझ के भी करता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। ओहो, गलती हो गया होगा वो। अच्छा, उन्होंने अभी मुझे एक बात बताओ। एडमिशन लेने का एक तरीका ये भी होता है ना। चले यार, तो मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि आई हैव बीन इनटू अ कॉर्पोरेट। जी बेटा, एक मिनट, एक मिनट, माइक ऑन करो।
कुछ अर्सा पहले। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ग्रेट वॉल? गए आप? गए? कितने आप भी गए हैं? सुना है? अब नहीं रहा, जल गया कुछ अर्सा पहले, आग लग गई। तो वो बेसिकली मेरा और मेरे पार्टनर का था एंड है अल्लाह ताला ने जो बेहतर रखा तो हो गया, करवाई थी बट उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। ठीक है, तो साथ ही साथ आई एम अ टीचर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई एम अ कॉर्पोरेट इंडिविजुअल। अलोंग विद दिस मैं यहाँ पे जो है वो एक एंटरप्रेन्योरियल इंडिविजुअल की कैपेसिटी में भी ऑपरेट करता हूँ एंड आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको भी पता है, एक ऐसा शख्स जो कि बिजनेस को अंडरटेक कर रहा होता है, he knows how to get along with this business, और उसे पता होता है यार बिजनेस के अंदर लीडरशिप की बड़ी एक अहमियत समझी जाती है और होती भी है। जो बात है, विदाउट लीडर कोई दुनिया का बिजनेस नहीं ऑपरेट कर सकता। सर मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ स्ट्रेट अवे अपने सब्जेक्ट की कोर नॉलेज के ऊपर और स्ट्रेट अवे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ मिथ्स हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ मसले मसाइल है। हम उन तमाम मिथ्स, तमाम इश्यूज, तमाम मसले मसाइल से रिलेटेड बात करेंगे पहले एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट कि ये क्या एरियाज है जो हमें किल आउट करते हैं। देखिए इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला पता है क्या? टाइम मैनेजमेंट। आप लोग जिन्होंने ACCA ज्वाइन नहीं किया, क्या आप मुझे बताएं आपने आज तक 4 घंटे का एग्जाम दिया? कोई दिया? कौन सा? SAT इज डिफरेंट, SAT इज डिफरेंट, हाँ वो दिया होगा। SAT इज डिफरेंट। उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे या पढ़ाई के लेवल पे हैव यू एवर गिवन एन एग्जाम ऑफ 4 आवर्स? आई डोंट थिंक सो। दिस एग्जाम इज ऑफ 4 आवर्स। अब वो 4 घंटे का उसमें ऐसा क्या है, ये बात हमने समझनी है। देखिए इस एग्जामिनेशन का नाम पढ़ ले जरा। सबसे पहले तो इसका नाम देखें आप, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, SBL, और मेरा नाम है शेख बिलाल हक, SBH, तो SBL विद SBH बन जाता है। ठीक है, ये SBL में ना 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजीज बनाना, बिजनेस अंडरटेक करना और उस बिजनेस को लीड करना, 3 अहम बातें हैं यहाँ पे। सर तो ये 3 अहम बातों से रिलेटेड हमारी आज की बात होगी और हमारा आज का डिस्कशन। सर ये 3 अहम बातें क्या है, आओ जरा देखते हैं। देखिए इसमें हमें 3 तरीकों पे चलना है। अब आपको ये अंदाजा होगा कि आज से लेके हमारे पास दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। आपके पेपर की डेट डिफाइंड है, आपने 8 दिसंबर को पेपर में बैठना है। हर क्वार्टर में इसकी एक अटेम्प्ट होती है, 8 दिसंबर को पेपर में बैठना है। देखिए इस पेपर में मेरी इन्वेस्टमेंट होती है 120 to 150 आवर्स, 150 घंटे लगाता हूं। कोई रीजन है यार जो मार्केट जो है ना वो मुझे इस वक्त जानती है या मुझे इस वक्त पहचानती है, कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे, और वो एक बहुत बेस लेवल रीजन है। वो क्या है? वो ये है कि हम इस पर बहुत मेहनत करते हैं। इस पेपर में जब तक आप एक स्पेसिफिक अपना आंसर्स लिख के नहीं दिखाएंगे या मैं आपके आंसर्स को चेक नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी ओवर द फैक्ट, इस पेपर में आपके पास होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल पेपर एंड सिलेबस। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स पे बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच पेपर। अब ये हाउ टू अप्रोच पेपर क्या है, इस पे भी थोड़ी देर में बात करता हूं। एंड अप्लाई सिंपल टेक्निक टू पास द पेपर, वो सिंपल टेक्निक क्या होंगी ये भी मैं बात करता हूं। सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप है क्या? इट मिरर्स द वर्कप्लेस and provide you with the real world challenges, allowing you to demonstrate a blend of technical and practical and professional skills. Work through the ethics and professional skill module either before or start. ये हम देखते हैं क्या है। अब आप आ जाएं जरा, मैं इस पेपर के डायनामिक्स को यहाँ पे आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ दिस पेपर नीड्स टू बी। अगर आपके पास कोई रजिस्टर वगैरह है तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं है तो बस देख लें, इससे भी चलेगा। ये देखें, ये लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था ना, लास्ट बैच को, ये उसका आखिरी का टॉपिक है।
उसके बाद से यहाँ पे शायद किसी ने पढ़ाया नहीं, तो इसको रिस्क हीट मैप कहते हैं। आई होप सो सबको मेरा बोर्ड भी नजर आ रहा है, ऑनलाइन वाले हजरात को, और मेरी आवाज बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, ऐसा ही है? चलिए देखिए, एसबीएल क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल। एसबीएल ना दो चीजों का कॉम्पोजिशन है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। एसबीएल बेसिकली दो चीजों का कॉम्पोजिशन। सर इस पेपर की अभी 2 मिनट ना लिखिए, 2 मिनट ना लिखिए, पहले मुझे लिखिए। इस पेपर के अंदर वी आर गोइंग टू सिट फॉर 4 आवर्स। सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस पेपर में 4 घंटे के लिए बैठने वाले हैं। इस पेपर के अंदर हमें जो है वो एक 12 पेजेस की स्टडी मिली जी। You are going to read 12 pages in this paper, and this will be a case study relating to real life industry. It can be a pharmaceutical industry. It can also be an industry relating to hospitality. It can be an NGO. It can be about Tesla Motors. कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आपको एक सवाल उठा के दे सकता है। तो ये पेपर जो है वो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड केस स्टडी देगा। Along with this, इस पेपर को CBE that is कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर्मेट में टेस्ट किया जा रहा होगा। अब इस पेपर के डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, तो बेटा इस पेपर में 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। There are 2 different parts of this paper. Number 1 is technical part. ये जो टेक्निकल पार्ट है ये 80 मार्क्स की कॉम्पोजिट या कॉम्पोजिशन पे डिपेंडेंट है। दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल। और इसमें से 50% पासिंग मार्क्स है, यानी आपके 50 आ गए तो आप पास हो। इस पेपर में नेशन वाइड पोजीशन आती है पाकिस्तान की, and that is around 81 or 82% पे, और इस पेपर में वर्ल्ड वाइड पोजीशन आती है 86-87। तो Pakistanis are very reliable and very close to getting the world wide positions in. इस पेपर के 2 पार्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। पहला पार्ट है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स, जिसमें से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक चैप्टर आएगा स्ट्रैटेजी, एज द नेम सजेस्ट। नंबर 2 पे एक चैप्टर आएगा, अच्छा इस स्ट्रैटेजी के भाई आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं। अब वो क्या है, हर चीज विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। मैं आपको बेस लेवल से लेके आखिरी हैंडआउट तक हर चीज मैं आपको दूं। तो इस पेपर में सबसे पहले स्ट्रैटेजी का पोर्शन है, दूसरे नंबर पे लीडरशिप, तीसरे नंबर पे एथिक्स। पढ़ा नहीं है, कभी देखा इस चीज को जिंदगी में? देखा हुआ, देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा। पाकिस्तान में देखना मुश्किल है, सुना हुआ तो है हम लोगों ने कि कोई एथिक्स जैसी चीज भी होती है। फिर उसके बाद इस पेपर के अंदर फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें एनपीवी आ जाता है, आईआरआर आ जाता है, एआरआर आ जाता है, ये सारे पोर्शन इसके अंदर टेस्ट होगा। फिर इस पेपर के अंदर हमारे पास जो अगला पोर्शन या अगली चीज जो टेस्टेबिलिटी के सिनेरियो में जा रही होती है, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। इस पेपर का जो अगला पोर्शन आता है, दैट इज रिलेटिंग टू रिस्क। नेक्स्ट इज ऑडिट, नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल। तो 8 मेजर चैप्टर और 3 माइनर चैप्टर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्ट्रैटेजी के पोर्शन के अंदर। तो दिस इज हाउ द पेपर कॉम्पोजिशन बेसिकली
वर्क, और इससे जरिए हम जो है वो पेपर के कॉम्पोजिट्स को पढ़ेंगे। हमें मसला यहाँ नहीं है, ये तो हो जाएगा, ये आपने बचपन से पढ़ा। हमें मसला है इस पोर्शन की, ये कहलाता है आपके प्रोफेशनल मार्क्स। बेटा यहां पे मार्क्स अटेन करना मुश्किल काम है। नाउ वेयर टू गेट दीज मार्क्स फ्रॉम, ये आपके पास 20% मार्क्स कहलाए जाते हैं। These are 20 marks. 20 marks that you are going to gain in this paper is relating to professional marks. अब यहां पे ना एक majority of individual who are teaching this paper एक myth भी है और एक misunderstanding भी है इस पेपर के रिलेटेड। अब वो myth और misunderstanding दोनों पर मैं बात करना चाहता हूं। यहां तक आपको कॉपी करना तो कॉपी करने, I will be needing the entire technical part, spelling में। आप लोग इन टोटल कितने हो? और पांचों ने लेना है। सबसे पहले यही पेपर देना, सीक्वेंस में देना, SBL then SBR then give the other two papers। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। पढ़े आप? इसमें मतलब आईटी आएगा, आप कह रहे हैं एफएम भी आती है, तो मतलब सम क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा। हाँ, AFM तो नहीं, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हर पेपर की कॉम्पिटिशन, इसमें आपके पास लॉ भी है, इसमें एक टॉपिक में मिस कर गया हूं, इसमें आपके पास एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस का भी एक टॉपिक आएगा जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। बढ़े आगे, चलिए ऑनलाइन वाले आजाद साथ है बेटा, आई होप सो तुम सबने भी कॉपी कर लिया होगा। आप लोग हैं ना बेटा, जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं? बात क्लियर हो रही है बेटा? गुड। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल मार्क्स पर। देखिए मेरा यहाँ पे आपको आपके टेक्निकल मार्क्स समझाने अभी काम ही नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है प्रोफेशनल मार्क्स। प्रोफेशनल मार्क्स क्या है? इस पेपर के अंदर 20 मार्क्स आर योर प्रोफेशनल। ये 20 मार्क्स आपके 5 स्किल्स को टेस्ट करेंगे। These 20 marks will be testing 5 different skills, जो कि ये है evaluation, analysis, skepticism, communication,
And last but not the least, commercial acumen. सर ये 5 चीजें क्या होगी? आओ जरा पहले इस पे बात करते हैं। देखिए इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है डिफाइनिंग प्रोज एंड कॉन्स। मुझे एक सिचुएशन दे दी जाएगी, मुझे कहा जाएगा कि मैं एक इंडस्ट्री का लीडर हूं, मैं एक कंपनी का लीडर हूं, और कंपनी इवैल्यूएट कर रही है कि मैं प्रपोजल ए में इन्वेस्टमेंट करूं या प्रपोजल बी में इन्वेस्टमेंट करूं। कंपनी को प्रपोजल ए में इन्वेस्टमेंट करने में इतना रेवेन्यू, इतनी कॉस्ट वगैरह लगती है, कंपनी को प्रपोजल बी में इन्वेस्टमेंट करने में इतना रेवेन्यू, इतनी कॉस्ट लगती है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है या तो आप ए अडॉप्ट कर सकते हो या बी अडॉप्ट कर सकते हो। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को तुम्हें अगर इवैल्यूएट करना है तो तुमने एक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई होगी। उस नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे तुमने एक फैसला ले लेना है कि अगर तो पॉजिटिव एनपीवी आ रही है वैल्यूएशन ए की या अच्छी एनपीवी आ रही है वैल्यूएशन ए की, तो तुम इवैल्यूएट करोगे और तुम कंक्लूड करोगे। ये बात जो मैंने अभी तुम्हें कही है ना, इस बात को तुमने पेपर के अंदर प्रोज एंड कॉन्स के अंदर डिफाइन करना है और कंक्लूड करना है वैल्यूएशन में कि सर इन रिगार्ड विद द एनपीवी कैलकुलेटेड राइट नाउ दिस प्रपोजल ए सीम्स टू बी अ बेटर प्रपोजल। इसी तरह जब आपके पास एक एनालिसिस स्किल्स आते हैं तो एनालिसिस स्किल्स बेसिकली आपसे ये कहता है कि आप ऊपर वाली दी गई सिचुएशन को ही रेप्लिकेट करके लिख दें, ना प्रोज बताएं ना कॉन्स। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपना रेस्टोरेंट को ऑपरेट करूं, और मैंने ये सोचा तो मेरे पास 2-3 मुल्क मौजूद है। लेट्स सपोज मैं यूएसए में जा सकता हूं, मैं यूके में जा सकता हूं, मैं कनाडा में जा सकता हूं, मैं यूक्रेन में जा सकता हूं। मैं जितने भी ममालिक है उनके उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं उस मुल्क में जाके ऑपरेट करूंगा। तो उन फैक्टर्स को अपने लफ्जों में डिफाइन करना इन अकॉर्डेंस विद द सिनेरियो आपका एनालिसिस स्किल है। एनालिसिस और इवैल्यूएशन में एक छोटा सा फर्क है। यहां आप प्रोज एंड कॉन्स देते हैं, कंक्लूड करते हैं, यहां आप अपनी सिचुएशन को अपने ही लफ्जों में रीडिफाइन कर रहे होते हैं। जो ऊपर दी गई सिचुएशन है उसे एक फिल्टर्ड डेटा की सूरत में रीडिफाइन कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली योर एनालिसिस। क्लियर होती है बात? फिर आता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मींस प्रोफेशनल शक, neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad। समझना बात को। मैं एक मर्तबा ऑडिट करने गया, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा बिलाल साहब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, आप देख ले इस कंपनी को ऑडिट करना है, फला फला जगह पे कंपनी है। मैं चला गया, मैं जैसे ही वहां पे गया, वहां पे एक हाजी साहब उस कंपनी के मालिक थे। मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे बोला अरे सर बिलाल कैसे हैं, आए जन्नत का दरवाजा खुल रहा है आपका, आप नमाज पढ़े पहले मेरे साथ और उसके बाद हम ऑडिट से रिलेटेड बात करते हैं। मैंने नमाज पढ़ने के बाद अपने मैनेजर को कॉल किया और मैंने कहा मैनेजर ये किधर भेज दिया, यहाँ तो फ्रॉड जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। उसने बोला बिलाल साहब neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad on the basis of its attire। ये लुक्स की बेसिस पे बात नहीं करो। थोड़ी देर बाद सीईओ साहब का लगते जिगर यानी उनके बेटे आए और उन्होंने टोन जीन्स, कानों में बाली और वीगो से उतरे और मुलाकात कर रहे, कह रहे सर कैसे हैं आप। तो मैंने कहा आप कौन है? कहने लगे मैं, मेरे जो पापा है उनकी इंडस्ट्रीज है। और मैंने अपने मैनेजर को बोला कि सर यहीं पे सारा फ्रॉड होता होगा। तो मेरा मैनेजर कहता है बिलाल साहब neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad until unless you have a proven evidence। इसका मतलब है don't judge a book by its cover। स्केप्टिसिज्म का मतलब है प्रोफेशनल शक। आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दौराने ऑडिट, दौराने मेथोडोलॉजी, दौराने वर्किंग शोकेस करना पड़ेगा। फिर आता है कम्युनिकेशन। दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू वेयर अ हैट। सर यहां पे एक वेयरिंग दी हैट स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। सर ये वेयरिंग दी हैट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जरा समझना बात को। वेयरिंग दी हैट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि भाई यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें यहाँ पे कहता हूं कि बिलाल साहब आप जो हैं यू आर दी CFO ऑफ दी कंपनी
and you are communicating to the, let's suppose, to the finance director, तो आपके तर्जे बयां में, आपके बात करने के अंदाज में, आपके लेटर लिखने के अंदाज में, आपके ईमेल लिखने के अंदाज में थोड़ा फाइनेंशियल टच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बात करेंगे फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से, तो आप ये कहेंगे इवैल्यूएटिंग द प्रपोज्ड स्ट्रेटजी, इट सीम्स टू बी it seems that the positive entity is going to lead us to positive contribution towards the economic views, and this will also have our market share to increase by so and so %. This will not only gain us momentum in terms of goodwill, but we are also going to have major market share of 40%, and we will also be contributing towards the gross domestic product of the economy, having a profitability ratio of so and so. तो इसका मतलब है, जब मैं फाइनेंशियल वाले से बात कर रहा हूं तो मेरी तर्जे बयां में फाइनेंशियल नजर आना चाहिए, लेकिन जब मैं सीईओ से बात करूंगा तो मेरे प्रोफेशनल जार्गन या मेरे प्रोफेशनल वर्डिंग्स के अंदर ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई whom you are and whom you are talking to। बात को समझे। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं अपने ट्रेनी से, तो मैं बहुत डिटेल बात करूंगा। अगर मैं इनसे बात कर रहा हूं, ये मेरी ट्रेनी है, तो मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन मैं इनसे बात कर रहा हूं, ये मेरे सीएफओ है, तो सर इनको 2 बातें बताऊंगा, ये बात समझ जाएंगे। इसका मतलब है, जब मुझे पेपर के अंदर लिखना होगा तो मुझे समझना पड़ेगा। इसका मतलब है, मैं अब इन 20 मार्क्स को, अभी मैंने यहाँ पे बात रोकी है, मैं अब इन 20 मार्क्स को जब इवैल्यूएट करने जाऊंगा तो यहाँ के 4 सवाल होंगे। यहाँ पे जब इन 20 मार्क्स को तुम किल आउट करने जाओगे ना, मैं आहिस्ता बात कर रहा हूं, तो यहाँ 4 सवाल उठेंगे आपके। सवाल नंबर 1, पेपर में तुम्हें एक रोल दिया जाएगा, तुम्हें पता क्या कहा जाएगा? तुम्हें कहा जाएगा यू आर दी सीएफओ ऑफ दी कंपनी, तुम्हें कहा जाएगा यू आर एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, तुम्हें कहा जाएगा यू आर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यू आर इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू आर फाइनेंस हेड ऑफ द कंपनी, यू आर समवन हु इज आउटसाइड द कंपनी एंड यू आर बीइंग हायर्ड एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर अ लॉयर ऑफ द कंपनी। जिस बात पे तुम्हें उतारा जाएगा उस बात को तुमने आगे रेप्लिकेट करना होगा। सवाल नंबर 1 का जवाब अगर तुम ढूंढ लोगे तो फिर तुम्हारे पास सवाल नंबर 2 आता है। आज ही की क्लास में पेपर दिखा के दूंगा और तुमसे दिखवाऊंगा कि हाँ, तुमसे ये चारों स्किल्स और ये सारी बातें की जा रही है या नहीं। सवाल नंबर 2 ऐसे शुरू होगा, आप किससे बात कर रहे हैं? Sir, I am the CFO of the company and I am writing a letter to the CEO of the company. मैं CFO हूं, मुझे CEO से कम्युनिकेट करने को कहा गया है सवाल में। मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट हूं, मुझे फाइनेंस डायरेक्टर से कम्युनिकेट करने को कहा गया है। मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूं, मुझे शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करने को कहा गया है। मैं CFO ऑफ द कंपनी हूं और मुझे ओवरऑल स्टेक होल्डर कम्युनिटी से बात करने को कहा गया है। मैं लेट्स सपोज कंपनी का मैनेजर हूं और मुझे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने का कहा गया है। क्या बात क्लियर होती है आपको? क्या बात समझ आती है बेटा? सवाल चेंज हो रहा है अब। 2 बातें हमें समझ आ गई, एक तुम्हारा रोल होगा, एक जिससे तुम बात कर रहे हो उसका रोल। एक, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन हु यू आर एंड देन यू विल बी आस्क्ड whom you are communicating to। फिर यहां पे तीसरा सवाल आएगा, व्हाट प्रोफेशनल skills are tested। कौन से प्रोफेशनल स्किल्स आपके टेस्ट किए जा रहे हैं? यानी कि ये सारी बातें, ये 5 बातें, क्या इवैल्यूएशन है, क्या एनालिसिस है, क्या स्केप्टिसिज्म है,
क्या कम्युनिकेशन है, क्या कमर्शियल एक्यूमेन है। ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो तुमसे पूछे जा रहे हैं और तुमसे उन स्किल्स की बेसिस पर तुमसे पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा रहा होगा। और आखिरी बात जो तुमने इस पेपर में जज करनी है, दैट इज विच प्रोफेशनल फॉर्मेट is being tested. सर प्रोफेशनल फॉर्मेट क्या होता है? क्या हो सकता है वो तुम्हें बोले राइट अ लेटर, हो सकता है वो तुम्हें बोले राइट एन ईमेल, हो सकता है वो तुम्हें बोले मेक अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, हो सकता है वो तुम्हें बोले कि मेक अ मेमो, हो सकता है वो तुम्हें बोले मेक प्रेस रिलीज, हो सकता है वो तुम्हें बोले कि let's suppose draft a letter, draft an email, presentation slide, memo, press release, risk register। ये तमाम की तमाम बातें तुम्हें बोली जा सकती हैं। इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट तुमसे टेस्ट किया जा सकता है। सर 4 बातें मुझे क्लियर होगी, मैं दोबारा से आ रहा हूं कमिंग वंस अगेन। सर पेपर शुरू कहां से हुआ था? पेपर शुरू हुआ था 4 घंटे का पेपर होता है, 4 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। सर इस 4 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर 2 किस्म की बातें टेस्ट होती हैं। एक तो तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज है जो चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है, एक तुम्हारी प्रोफेशनल नॉलेज है जो इन 5 स्किल्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये 5 स्किल्स उस वक्त तक नहीं तुम्हें मिलेंगे जब तक तुम ये 4 सवाल आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे, और इस चौथे सवाल का जवाब उस वक्त तक तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम इनमें से इन चारों चीजों के फॉर्मेट्स याद नहीं कर लेते। आओ मैं इन मार्क्स का नाम बता दूं, मैं लेमन जबान में इन मार्क्स को कैश मार्क्स करें, बिल्कुल लेमन बात कर रहा हूं, फ्री के मार्क्स हैं। तुम अभी बैठे हो तुम दे दोगे ये मार्क्स ले लो। अरे यार इस मार्क्स में है क्या? मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा एक रोल होगा, अगर तुमने वो रोल आइडेंटिफाई कर लिया तो तुमने मार्क्स ले लिए। फिर मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होगे, अगर तुम्हारा वो कम्युनिकेशन स्किल सही हुआ, तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, इसके फॉर्मेट से याद करने हैं, फॉर्मेट सही हुआ, आइडेंटिफाई कर दिया, इन स्किल्स को लगाने का तरीका आना चाहिए, ये स्किल्स लगाने का तरीका आगे तुमने 20 मार्क्स उठाए। लेकिन सर इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो सर सब पास हो जाते ना। सर ये तो इसमें तो मुश्किलें हैं, ये पेपर इतना मुश्किल समझा जाता है या वाकई इतना मुश्किल है? तो आए मैं इसका भी जवाब देता हूं। अभी हमारे यहाँ पे बात खत्म हुई थी कमर्शियल एक्यूमेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कमर्शियल एक्यूमेन? मैं इसको ना एक बिल्कुल ही फजूल से एग्जांपल से तुम्हें समझा, बकवास एग्जांपल। अच्छा अगर आप यार एक शिफ्ट हो जाए तो उनको शायद नजर, आपको नजर नहीं आ रहा, अब आपको नजर नहीं, आप इधर आ जाए, आप ना इधर या इस तरफ आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर मैं ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये जैबिस से आए हैं। शुरू में हाँ शुरू में हम अच्छे होते हैं, आखिर तक भी अच्छे रहते हैं, ऐसे बेफिक्र। सुने जरा बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास लास्ट टाइम ना IBA के काफी सारे बच्चे, हर दफा एक यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, पता नहीं क्यों, पूरी एक साथ 10-12 बच्चा। अच्छा एक आ रहे हैं, सब अभी ले आओ ना, अभी ले गए, अभी फौरन ले गए, अगली क्लास से ले। ये अभी भरते ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा खासा बैच है। मैं तुमसे एक बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह आप सबके पास नॉलेज मौजूद है, आप सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं। It will be a mixture of class of having students from BS in accounting and finance and having students from ACCA. तो एक मोमेंटम बड़ा जबरदस्त क्रिएट होता है। और तुम लोगों ने मेरी मेथोडोलॉजी समझ ली कि मैं एक बेस लेवल सेट करता हूँ, उसके बाद हम जो है ना इस क्लास के मोमेंटम को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये जितनी जितनी आवाज उठती जा रही है उतना उतना आपका जो है ना वो मजा है। आपको ऐसा तो नहीं लगा खिताब चल रहा है यहाँ पे?
नहीं पता, गुड। मिसाल के तौर पे मैं 3 प्रोडक्ट बेचता हूँ, एक ए है, एक बी है, एक सी है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस अगर इस प्रोडक्ट की 100 रुपए है, इसकी 150 रुपए और इसकी 200 रुपए, तो टेल मी वन थिंग विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट। सर आप लोगों ने क्या बात कर दी है? अगर ऐसा होता सर, इतनी सी इंफॉर्मेशन पे आप लोग जो है ना वो बिल्कुल फिसल। सर कॉस्ट बता देता हूं मैं तुम्हें। लेट्स सपोज 80 रुपीस की कॉस्ट है, 50 की कॉस्ट है और 210 की कॉस्ट है। अब बताइए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20, यहाँ पे 100, और अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूं तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये 110 मैंने टोटल कॉस्ट डाल दी। ये टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मेरा एक बड़ा बेस लेवल सवाल है तुम्हारे पास, इस प्रॉफिट को अगले 10 मिनट में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना? वेरी बैड। This is what मुंशियाना अप्रोच is। अकाउंटेंट बन गए आप, मुबारक हो। ऑडिटर नहीं बने, लीडर तो कहीं से नहीं बने, लीडर तो दूर दूर तक। सर सी बंद कर दे, बहुत ही बेवकूफाना अप्रोच। सर यही तो कमर्शियल एक्यूमेन है। कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब है 360 डिग्री ऑफ द बिजनेस, 360 डिग्री ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है अगर मैं 360 डिग्री व्यू ऑफ द बिजनेस नहीं लेता तो मैं कमर्शियल एक्यूमेन अप्लाई नहीं कर रहा। सर जिम्बाब्वे में एक प्राइवेट ट्रेन कंपनी ने पहली मर्तबा अपने ऑपरेशन चलाए। जिम्बाब्वे की हर सिटी में ट्रेन बहुत अच्छी चल रही थी सिवाय एक गांव के, जहां से ट्रेन की पटरी को गुजारने के बारे में प्राइवेट कंपनी ने सोचा तो पता चला एक फीमेल स्टूडेंट अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए उस जगह से किसी शहर में जाती है, उसके अलावा उस ट्रेन को और कोई यूज नहीं करता। उस ट्रेन की रिकरिंग कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव थी और उस ट्रेन का रेवेन्यू बहुत ही माइन्यूट था। वो ट्रेन का मालिक सोचता था कि मैं क्या करता रहूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे नंबर्स बढ़ जाएं, बट वो नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे। And he decided to shut it down. But let me tell you, the most amazing part is the CEO of that company insisted कि हम उस ट्रेन को उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक वो बच्ची अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। And now that specific train making company is regarded as the European Union's most ethical train company around the world, and they are also being given in charge of many different economies where the train setup is to be done by such a company। आपको मैं ये वो बात बता रहा हूं जो जिम्बाब्वियन नेशन से प्रोड्यूस होगी। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। सोचे जिम्बाब्वे जैसा मुल्क जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार बिल्कुल ही डिक्लाइन पे जा चुका है, मैं उस कंपनी की ट्रेन कंपनी के हवाले से बता रहा हूं। देखो यार 360 डिग्री बड़ा मैटर करता है। मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले एक बड़ी कंपनी है बाइको के नाम से, सुना है? पेट्रोलियम कंपनी है। सर इस कंपनी ने ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। अच्छा मैं भी एक कंपनी से बिलोंग करता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया यार, ब्रांड ऑफ द अवार्ड मिल रहा है यार पेट्रोलियम कंपनी को। हमें हमारा ना बनती नहीं है, पेट्रोलियम एंड स्टील की आपस में नहीं बनती। हालांकि आपको पता है कि हम लोग माशाल्लाह से जो है वो आगे आप एसबीएल लेने हैं ना? मैंने कहा ये तो रिमोट तो नहीं लाया। तो आपसे वहां पे भी मुलाकात हुई थी, 2 जगह हो चुकी है। हाँ नहीं, एक मतलब हम एसीसी के उस पर भी मिले थे ना। हाँ जब आपने सवाल उठाया था, बिल्कुल याद है। अच्छा अब जरा इंपॉर्टेंट न्यूज बात सुने। सर यहाँ पे मामला क्या था, हमने बंद करने की बात की, हमने बहुत गलत बात की। हमें बंद नहीं करना चाहिए, हमें बिजनेस का 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए, जो हमने नहीं लिया। तो अगर हम बिजनेस का 360 डिग्री व्यू लेते तो हम बहुत सी बातें सोचते हैं। हम सोचते यार इससे एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रही है, और चले फिक्स कॉस्ट भी छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए मैं फिक्स कॉस्ट को भी भूल जाऊं, तो यार हो सकता है ये बिजनेस के मोमेंटम को क्रिएट कर देगी। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये दोनों प्रोडक्ट बिकती है। ये टूथब्रश हो जिसकी वजह से लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं। आज अगर मैं ये फ्री देना छोड़ दूंगा तो मैं ये बेचना भी छोड़ दूंगा। सो इसका मतलब है कि मेरा कमर्शियल एक्यूमेंट, मेरा कमर्शियल माइंडसेट सिर्फ
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। मेरा कमर्शियल माइंडसेट एक 360 डिग्री होराइजन ऑफ द कंपनी के हवाले से होना चाहिए। और देखें यार, टू योर अटमोस्ट सरप्राइज, मैं तुम्हें एक मजे की बात जो अभी मैं बता रहा था कि बाइको कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे मिला पता है? बाइको कंपनी ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया था। व्हाट दे डिड इज कि वो जो भी बंदा उनके पास फ्यूल स्टेशन पे आता था ना, वो उनको एक पैकेट देते थे ऑफ सीड्स और कहते थे जब भी ड्राई एरिया पे देखो ना तो वहां पे वो सीड्स फेंक देना, और उस पर जब पानी वानी पड़ेगा तो ये जर्मिनेट होके ये सीड जो है वो दरख्त में तब्दील हो जाएगा एंड पीपल, और इससे जो है वो बड़ा फायदा हो जाएगा लोगों को। तो ये बाइको कंपनी का एक इनिशिएटिव था। बाइको कंपनी ने ये किया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसकी वजह से ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला। उनको जो ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था वो एक टी अकाउंट की वजह से, एक ऐसा टी अकाउंट जिसको एनवायरमेंटल अकाउंट का नाम दिया। तुम सब बेस लेवल अकाउंटिंग जानते हो? डू यू नो व्हाट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज इज? बाइको कंपनी ने कहा वी क्रिएट पोल्यूशन। उन्होंने पोल्यूशन के एक बेसिस को एक्सपेंस बना दिया, यानी कि उन्होंने डेबिट साइड पे पोल्यूशन को लिखा, और उन्होंने कहा कि जो मैंने दरख्त लगवाए लोगों से उसकी वजह से ऑक्सीजन क्रिएट होता है, तो उस ऑक्सीजन को उन्होंने रेवेन्यू दिखाया और कहा, मतलब दे डिडंट नेम इट एज रेवेन्यू, और कहा कि मुबारक हो, हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से कम है, तो हमारे पास एक बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, and this balance carried down is going to be carried forward, and this created a massive impact in the entire world. बाइको जैसी कंपनी ने लोगों को यह बताया कि अगर हम 2 किलो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो देखो 2.5 किलो ऑक्सीजन भी तो क्रिएट करके दे रहे। कमर्शियल एक्यूमेंट। कुछ दिन पहले मेरी कंपनी सीवीओ लेके गई, हमने कहा चलो पिकनिक करा रही, मुबारक हो, अच्छा लगा। बोला चलो सब लोग शुरू हो जाओ समुद्र क्लीनिंग। सबको शर्ट पहनाई, सबकी पिक्चर्स खींच के सबको जो है ना वो कचरा उठाने के काम में लगा दिया। गेटिंग अ कमर्शियल व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस। देखो एक ओवरऑल व्यू पॉइंट दिखाना होता है। अगर तुम पेपर में मुंशियाना अप्रोच को दिखा दोगे ना कि बंद कर दो इस कंपनी की प्रोडक्ट को, तो ट्रस्ट मी ओवर द फैक्ट यू आर अ गुड अकाउंटेंट, you might be a good auditor as well, but you are not a good leader. मैंने रेस्टोरेंट के अंदर more than 37 डिशेस इंट्रोड्यूस की थी। 37 डिशेस मीन्स अ लॉट। 37 में से सच बता रहा हूं, there were 18 dishes which were not making profit, but because of those 18 dishes I was able to get the customers for other days. Starters never make profit except soup. Starters never make profit for us except soup. उस में चाइनीज रेस्टोरेंट, उस स्टार्टर की वजह से मेन कोर्स तो आता था। क्या मैं स्टार्टर हटा दूं तो लोग मेन कोर्स खाना छोड़ देंगे? क्या मैं सूप हटा दूं क्या लोग मेन कोर्स खाना छोड़ देंगे? इसका मतलब आई हैव टू टेक अ 360 व्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस मेथोडोलॉजी। क्या यहां तक सारी बात क्लियर हो गई? सर मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरे पास इवैल्यूएशन, एनालिसिस, स्केप्टिसिज्म, कम्युनिकेशन, मैं बहुत आहिस्ता जबान में बात कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा से सारी बात रिपीट कर रहा हूं। सर हमारी बात शुरू कब हुई? देखिए मेरी आदत है, मैं हर चीज को रिपीट मोड पे चलाता रहता हूं। हमारी बात शुरू हुई थी कि जब हम 6:30 बजे यहाँ पे मुलाकात करने आए, आपने मुझे बताया कि सर एसबीएल के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो टाइम मैनेजमेंट से लगता है। अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट कोई बात नहीं की, अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट में कोई बात नहीं की, अभी तो मैंने आपको पेपर के स्ट्रक्चर पे बात की है। मैंने कहा एसबीएल इज योर फर्स्ट प्रोफेशनल पेपर, ये पहला प्रोफेशनल पेपर है आपका। दिस इज गोइंग टू बी अ 4-hour एग्जाम। दिस 4-hour एग्जाम इज गोइंग टू इंक्लूड अ 12 पेजेस ऑफ केस स्टडी। इस 12 पेजेस ऑफ केस स्टडी के अंदर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। इन 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर 100 मार्क्स छुपे हुए होंगे। इन 100 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स पे पासिंग मिलेगा। ये 100 मार्क्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। पहला हिस्सा होगा टेक्निकल पार्ट, दूसरा हिस्सा होगा प्रोफेशनल पार्ट। Technical part is going to include all your knowledge relating to this exam, relating to strategy, leadership, change, financial knowledge, risk, audit, control, management, everything. And the remaining 20% marks are going to include professional marks. Technical पे तो हमने अभी बहुत सारी बातें करनी है,
प्रोफेशनल पे हमारी अभी बात शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था प्रोफेशनल 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। इस प्रोफेशनल 20 मार्क्स के पोर्शन में इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड कमर्शियल एक्यूमेंट टेस्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन 5 चीजों पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन 5 चीजों के साथ तुम्हारे कुछ फॉर्मेट्स कनेक्टेड होंगे, जिसमें आपके पास लेटर आता है, प्रेजेंटेशन आता है, ईमेल आता है, स्लाइड्स आता है, मेमो आता है, प्रेस रिलीज आता है, रिस्क रजिस्टर आता है। लेकिन ये सिर्फ इस पे भी नहीं मिलेंगे, इसके साथ तुम्हारे ये 4 सवाल भी कनेक्टेड। क्लियर होती है बात? अब मेरी एक और बात सुन। सर अगर तुम्हें यहां एक सेकंड में यार, एक मिनट। क्लियर होती है बात यहां तक? चले, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बात से भी आगे बढ़ूं, एंड लेट्स लुक एट हाउ द पेपर इज गोइंग टू गो। सर एक सवाल जी जी बोलो। सर ना प्रोफेशनल में स्केप्टिसिज्म को आप कैसे इवैल्यूएट? देखो, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है प्रोफेशनल शक। थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात की थी भाई, neither to consider person to be equal, not to consider person to be bad। अब इसका मैं तुम्हें जवाब देता हूं बड़ा आसान तरीके से। भाई मेरे पास एक मर्तबा एसबीएल में एक ऐसी केस स्टडी आई जिसमें सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि सीईओ ऑफ द कंपनी इज डूइंग अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। ठीक है, मतलब डूइंग अ फ्रॉडुलेंट नहीं लिखा था, लेकिन उसने केस के अंदर जो बातें बताई थी ना, ऐसा लगता था चोर का बच्चा है सीईओ। पढ़ने के बाद तो आप यहीं तक पहुंच रहे थे, आपका कंक्लूजन यही बन रहा। अगर तुमने ये लिख दिया ना कि यार इस चीज को इवैल्यूएट करते हुए ये चोर लग रहा है एंड ही शुड बी किक्ड आउट ऑफ द कंपनी, तो आप बहुत गलत करो। देखिए, you can't right now give your verdict just on the basis of what information has been given to you in this scenario. You have to evaluate this question and you have to evaluate that information. And by the word evaluation, I mean that you need to create questioning words. सवाल कैसे पूछो? सर, सीईओ ऑफ द कंपनी ने प्रोटोकॉल्स का ब्रीच करते हुए अपने दोस्त की कंपनी से एक मशीन मंगवा ली, एंड उस मशीन को जब रियलिटी में चलाया गया तो वो मशीन ब्रेक डाउन हो गई। सीईओ ऑफ द कंपनी पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही कि क्यों ब्रेक डाउन हुई। आपसे कहा गया, आप इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का पार्ट है, यूजिंग स्केप्टिसिज्म स्किल आप बताएं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द सीईओ ऑफ द कंपनी इज राइट और रॉन्ग।
तो आप ये बोलेंगे कि if the SOPs of the company were violated, where were the control management? Why was CEO of the company giving this authority to evaluate go against the SOPs of the company? What about the financial arrangement? It was not only the CEO of the company who was involved in this, but obviously the payment would have been done through the financial management. Why didn't the whistleblowing arrangement be undertaken by the company's employee? तो आपके सवाल आपके skepticism पर you are going to raise questions. बात समझ आ गई? अब सुनो, I hope so तुम्हें बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। जो 20 क्वेश्चन मार्क्स है ये 80 मार्क्स पे डिपेंडेंट होंगे ना। ये बिल्कुल 80 मार्क्स से कनेक्टेड होंगे, ये बीच में नहीं मिले होंगे। अभी मैं पेपर भी पूरा दिखाऊंगा। देखिए आज के दिन हम वो काम देख के जाएंगे जो हमने सारी जिंदगी करना है आपसे, यानी आपसे लेकर दिसंबर तक करना। एक बात बता दूं, ये जो बैच है दिस इज फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, यानी आप इसको दिसंबर तक पढ़ते रहेंगे। तो आज से लेके दिसंबर के जब तक हम इस बैच को कंप्लीट नहीं करते, वी आर गोइंग टू लिसन एंड वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट कि भाई वो 20% मार्क्स उस 80% में से कैसे ढूंढे। अब कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, जरा समझना। ये पेपर था कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स। कितने आवर्स होते हैं? 4 आवर्स। मैं इसको स्पेसिफिकली 4 आवर्स को मिनट्स में लिख रहा हूं। कितने हो गए? 240 मिनट्स। मैं आपको एज अ फैसिलिटेटर मशवरा दे रहा हूं और इस मशवरे को आप ऑर्डर समझो। मैं मशवरा दे रहा हूं, है ऑर्डर। सुने ऑर्डर क्या है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1, नंबर 2, अजान 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो जाए। ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? अभी नहीं करते, थोड़ी देर में कर लेते हैं। We'll go till 9 o'clock. 9 तक जाएंगे। आज के लिए नहीं, रोज ऐसे ही होगा। सॉरी 6:30 to 9 तक हम जाएंगे इनिशियली। मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा। हाँ ब्रेक वगैरह मतलब कंटिन्यूअसली नहीं होगी, बीच में नमाज ले लो। यार एक सॉरी, हाँ बोलो। हाँ मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा वीडियो। अजान मुझे फिर बात।
नहीं बेटा, ब्रेक नहीं। हाँ सर जी। सर स्पेशल मार्क्स है एफएम में अभी इंट्रोड्यूस हुए थे। हाँ तो एफएम में इस तरह से जो फास्ट आंसर थे ना, उसी में उन्होंने वही आंसर सेम आंसर में स्पेशल मार्क्स उसके नंबर दे दिए। तो ऐसे ही होगा इसमें इसमें ऐसे, लेकिन ये हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। ये तो पहला पेपर था जिसको पहली मर्तबा इन्होंने, यानी सितंबर 2018 में इसमें डाल दिया, जब पहली बार एसबीएल टेस्ट हुआ। देखिए मैं आता हूँ आपके सवाल पर। रीडिंग टाइम आप लगाएंगे 1 आवर, दैट इज। अच्छा अब मैं ना कंसंट्रेट हो गया हूँ। पहले जमाने में सितंबर 18 से लेके अब तक अगर मैं जितने भी बैचेस देख लूं ना, तो मैंने एक चीज नोट की है कि वो केस स्टडी को 12 पेज से कम करते 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 8 पेज तक भी ला। इज इट समथिंग गुड? यस सर। It's bad. You know why? More the information, it is better to write the answer. And less the information, you'll have to struggle out and you'll have to assume many different things. आपको बहुत assumption based answer लिखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास information ज्यादा मौजूद हो, तो वो आपके लिए ज्यादा रिलायबल और ज्यादा अच्छा मामला क्रिएट करेगा। तो assumption सही नहीं है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि आपके assumptions अगर सही है तो मार्क देंगे आपको। हाँ, लेकिन assumption कितनी करोगे? मेरा सवाल है कि आप कितनी assumptions करोगे? यार एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? मुझे असल में एक जरा छोटा सा काम है, मैं 10 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है? आप नमाज भी पढ़ ले, पढ़ के आ जाए, और नमाज पढ़ना तो ऊपर जगह बनी हुई है हमारे पास। अच्छा आई होप सो तुम सबने यहाँ पे नंबर लिख दी, सबकी अटेंडेंस हो गई यार? इसमें नंबर लेके मैं, हाँ आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें और फिर मैं जो हूँ, वी आर रिज्यूमिंग आफ्टर 10 मिनट। हाँ 9 बजे। चले यार, लेट्स रिज्यूम। तो हम क्या बात कर रहे थे अब यार? ये लोग काम 2 मिनट रुक, आपका कोई सवाल है तो पूछ लो उसको, अगर आपका मतलब बात टॉपिक केस स्टडी का बोला, मतलब ये केस स्टडी पढ़ेगी और उसमें से फिर दुनिया में रिक्वायरमेंट्स वाला के लिए मैं बता रहा हूँ तो हाँ,
करवाना जी बेटा 2 मिनट रुकिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली फिजिकल वाले बच्चे आ जाए, 2 मिनट बेटा। एक है हमारा राइटिंग टाइम, ठीक है। ये दो किस्म के टाइम, जी सॉरी यार सॉरी, लेट्स रिज्यूम। दो किस्म के टाइम हमारे जनरेटर। मेरी भाइयों वाली एडवाइस है तुम्हें कि तुम यहाँ पे 40 to 60 मिनट इन्वेस्ट करो। यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 40 to 60 मिनट ओवर हियर, और रिमेनिंग टाइम हम अपर अगर पोर्शन उठा लें तो रिमेनिंग कितना बनता है 180 मिनट्स। इसका मतलब है आप 40 to 60 मिनट इन्वेस्ट करेंगे इनिशियली इन योर रीडिंग टाइम, और आप 180 मिनट्स इन्वेस्ट करेंगे किसमें बेटा, अपने राइटिंग टाइम के अंदर। तो ये दो किस्म की टाइमिंग आपने जो है वो मैच करनी है, और ये दो किस्म की टाइमिंग के ऊपर आपने काम करना है। ये यहां तक बात क्लियर होती है सबको? अच्छा, अब जरा समझना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 100 मार्क्स से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितने मिनट पर मार्क हो गए 1.8। इसका मतलब है कि मैंने रीड करना है पेपर 60 मिनट में, और मैंने राइट करना है पेपर इन 1.8 मिनट, 1.8 मार्क पर मिनट। अब मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं जो तुम्हारे लिए बड़ी आसान होगी। तुम्हें एक वैलिड पॉइंट पे 2 मार्क्स मिलेंगे विद सम एक्सेप्शंस। देखिए बच्चे के लिए ये चीज पता चल जाए ना, बात ही खत्म हो जाती है। मैंने पूरा पेपर इस वक्त आपके सामने खोल दिया। पेपर शुरू हुआ है 100 मार्क्स से, 4 आवर्स एग्जामिनेशन, 4 आवर्स डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन रीडिंग टाइम, सेकंड पोर्शन राइटिंग टाइम। रीडिंग टाइम इज 40 to 60 minutes, writing time is 180 minutes. 180 minutes divided by 100 mark is equal to 1.8 minute per mark. Each valid point is going to gain you 2 marks with some exceptions. बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर तुम्हें सारी बात क्लियर हो गई ना, तो अब हम उतरते हैं मैदान में। सर ये अभी 40 to 60 मिनट रीडिंग टाइम है। हाँ स्टार्ट से लेकर पहले 60 मिनट रीडिंग करनी होगी। हाँ, वो सब मैं बता रहा हूं, मैं पेपर ही दिखाने जा रहा हूं। एक्सेप्शंस क्या होंगे वो मैं साथ साथ बताऊंगा, वो अभी नहीं बता सकता। उसके लिए हमें टेक्निकल पार्ट पढ़ना जरूरी है, तब जाके हमें एक्सेप्शन पता चलेगी। एक्सेप्शन कुछ और कुछ है इसके अंदर। ओके हो गया भाई, हमारे पूरा पेपर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हमारे टाइमिंग क्लियर हो गए, हमें पेपर की कंटेंट क्लियर हो गए, हमें पेपर की कॉम्पोजिशन क्लियर हो गई। अब हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, एंड दैट इज द पेपर इटसेल्फ। लेट्स लुक हाउ द पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक, और हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट इज अ कंप्लीट टाइपिंग बेस्ड पेपर। You have to type, but don't be worried about कि सर थ्योरी का पेपर टाइप करने में तो मुझे पता नहीं कितने वर्ड पर मिनट लिखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास जो ट्रेनीज है ना, वो मैंने एक दिन उसको देखा, वो आगे ना ऐसे ऐसे लिख रहे, यूं ना, यूं तरीका लिख, मतलब हम यूं नॉर्मली वी राइट लाइक दिस, बट ही वाज राइटिंग लाइक दिस। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा डू यू नो व्हाट योर वर्ड काउंट इज? तो उसने बोला नहीं। मैंने कहा जरा टेस्ट करो। तो उसका वर्ड काउंट पता है कितना आ रहा था? उसका वर्ड काउंट आ रहा था 17 वर्ड्स पर मिनट।
ठीक है, वो इस तरह लिख रहा था 17। व्हाट कुड बी द लीस्ट वर्ड काउंट दैट यू आर अचीविंग राइट नाउ? बताइए, अगर आप में से किसी ने किया हो तो best। भाई कितनी 10 उंगलियों से भी किसी भी तरह का वर्ड काउंट बताओ जो तुमने किया है। 13, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, 12 वर्ड पर मिनट। कैन यू राइट 12 वर्ड पर मिनट? बेटा अगर वो बच्चा एक फिंगर से इस तरह का लिख सकता है तो यार मेरे हिसाब से आपको भी लिखने के लिए कुछ बहुत ज्यादा वर्ड काउंट की जरूरत नहीं। हाँ वो जाहिर है, ये बात सही है कि हर वर्ड का सही होना भी बड़ा जरूरी। स्पेलिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा एक चीज में, हाँ ये मैं तुम्हें बता दूं, एक सबसे बड़ा मसला यार, बच्चा मुझसे ना सवाल पूछता है और मैं इसका जवाब दे नहीं पाता, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं इसका जवाब देने की। एक बड़ा ही बेवकूफाना सवाल, सर अगर मैं ग्रामेटिक मिस्टेक करूं तो मार्क्स कटेंगे? देखो ब्लंडर्स करोगे तो कटेंगे। ब्लंडर्स पता है क्या होता है? एक सेंटेंस में 4 मिस्टेक्स निकली, एक सेंटेंस में 6 मिस्टेक्स निकली, तो बेटा ये तो ब्लंडर है ना, ये मिस्टेक थोड़ी है। ये तो आप जानबूझ के एसीसी वालों को 70,000 रुपए दे रहे हो कि बॉस ये 70,000 रुपीज रखो और मैं दोबारा मिलने आऊंगा आपसे, फिर लेना 70,000। अब आप मुझसे इस तरह का पैथेटिक सवाल ना पूछेगा कि सर यार मैं अगर ग्रामेटिक मिस्टेक कर रहा हूं एक सेंटेंस में 4 मरतबा, तो इज इट समथिंग एक्सेप्टेबल? ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। और फिर दूसरा सवाल मुझसे क्या बच्चा पूछता है, सर अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है यार देखो समटाइम्स आई ऑल्सो मेक सेम मिस्टेक्स, मैं बोलते बोलते फंबल भी कर जाता हूं, मैं बात करते लिखते लिखते कभी कभी मुझे ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाती है, वो एक ह्यूमन एरर है। और उसको एसीसी का देखिए, गोरा चेक कर रहा है आपका पेपर मैं और पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स नहीं चेक कर रहे, आपका पेपर एक गोरा चेक कर रहा है। यार जब गोरा चेक करता है ना तो वो इसमें मार्जिन देता है यार, वो ये नहीं सोचता कि यार इस बच्चे ने ग्रामेटिक मिस्टेक किया, कहता है यार इसके अंदर वो क्वालिटीज है, लेट इट बी, लेट हिम गो, कोई मसला नहीं है। तो बॉस ये चीज को आपने ख्याल रखना है। बेटा स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों, ऑनलाइन वालों? ओके चलिए अब जरा सुने, ये मैंने ऐसे ही रैंडम पेपर उठाया। देखिए अगर आज मैंने इस बात को प्रूव कर दिया ना तो आप इस क्लास में बैठेंगे, नहीं किया तो आप चले जाएंगे। 4 बातें हैं, हु यू आर, हर सवाल में आपको या तो एक कैपेसिटी में डाल दिया जाएगा, कोई हो सकता है कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जिसमें पूरे सिनेरियो में आपका एक रोल होगा, और एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जिसमें हर क्वेश्चन में आपके अलग अलग रोल हो। तो पहली चीज हु यू आर, हर सवाल में तुम्हें बताया हुआ होगा whom you are communicating to। हर सवाल में तुम्हारे सामने प्रोफेशनल स्किल्स का एक वर्ड आ रहा होगा, और हर सवाल में तुम्हारे सामने जो है प्रोफेशनल फॉर्मेट आ रहा होगा। ये 4 सवालात तुम्हारे सामने आ रहे होंगे, और प्रोफेशनल मार्क्स अलग से 20 मार्क्स के होंगे। आप मार्क्स कैलकुलेट करते रहेंगे, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। मैं सवाल नहीं दिखा रहा, मैं सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ केस स्टडी बता रहा हूं। ये देखिए कितने मार्क्स, कितने पेजेस हैं? 11 पेजेस। सर ये है, ये देख लें आप, 4 hours including reading, planning and reflective time. 1 hour for reading, planning and reflective time. Sir, what do you mean by reading, planning and reflective time? Reading, planning and reflection means you have to read, you have to find out information and you have to plan it very well. आपने सिर्फ reading नहीं करनी, आपने planning भी करनी है और आपने information दिखानी भी है, information को सामने utilize भी करना है। Is it clear? The question is the question paper is an integrated case study with 1 section. पूरे पेपर में एक केस स्टडी, 4 से 5 सवाल, खत्म। All tasks contain professional marks which are included. Do not open any question. ये तो सारी फजूल की इंस्ट्रक्शन है। ये बैकग्राउंड है पेपर का, ये बैकग्राउंड। बेटा स्क्रीन फ्रोजन तो नहीं है ना बेटा, नजर आ रही है आपको? क्या करें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीन ये समझने की जरूरत नहीं है अभी। मैं सिर्फ ऑनलाइन वालों से ये बोलूं कि वो स्क्रीन स्टक हो जाती है कभी कभी ना, इस वजह। ठीक है, ये स्मार्ट वेयर का सवाल है। अच्छा तुम्हें मैं इंडस्ट्री भी बताऊं, हर दफा इंडस्ट्री भी अलग होगी। ये देखो, ये किस चीज की इंडस्ट्री है, कहां लिखा हुआ है?
highly developed northern European, which is currently in the middle of deep economic recession. The country is experiencing political uncertainty and coalition with the government. ये आपको पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देगा, ठीक है? ये कहानी का बैकग्राउंड है. इस कहानी को सुनने के बाद ये आपको बहुत सारे एग्जिबिट देखें. It is a total industrial visit right now through a paper. He is going to give you a company visit. अब उसमें देखो पहले एग्जिबिट में क्या दिया है, ब्रीफिंग नोट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द कंसल्टेंट. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कंसल्टेंट का रोल दिया जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कंसल्टेंट का रोल दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रीसेंट स्मार्टवेयर बोर्ड मीटिंग डिस्कशन. आर्टिकल्स फ्रॉम नोरिया हर्लैंड डेटेड फ्रॉम जो भी आगे की कंपैरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक डाटा फॉर नोरिया एग्जीक्यूटिव समरी फॉर स्मार्टवेयर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये इसमें एक आईटी का पोर्शन भी है जो न्यूली इंक्लूडेड एरिया कहलाया जाता है. सर इसमें हमारा कंसर्न अभी ये है ही नहीं. हमारा कंसर्न है वो चार बातें जानना. सुने, it is apparently the downturn in smartware performance which can be the part attributed to external factors beyond the company's direct control. A recent national newspaper article further confirms that the economic situation in Noria has been trading condition through the business. Therefore, a good understanding of the external environmental factors negatively affecting the smartware business model is essential so that actions can be taken to remedy the current situation and improve the further prospects of the company and its investor. The board of smartware wants to fully understand how अब कुछ नहीं पता हमें, हम सिर्फ एक लॉजिकल बात सुनने जा रहे हैं. Understand how the general environment is impacting on the company as this will directly influence the ability to enable the business to succeed and prosper. The board has asked you, तुम किसको लिख रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ये पता चल गया whom you are writing to? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब सुनो, the board has asked you to brief the board on the issue in the next board meeting. Prepare a briefing paper. तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट टेस्ट हो रहा है? ब्रीफिंग पेपर का. टू बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एनालाइज द एनवायरनमेंट. ये सारी बात कर रहे हैं. असेसमेंट ऑफ द डे. प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर आइडेंटिफाई. 5 स्किल होंगे, 20 मार्क होंगे गारंटी के साथ. प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क एट स्किल्स. अब ये कौन से मार्क्स किस चीज पे मिल रहे हैं बेटा? कितने मार्क्स? पहला स्किल आ गया, 4 मार्क्स मिलेंगे. एक सवाल में 21 किलो होगा. एक सवाल में 21 स्किल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. दूसरा, प्रिपेयर अ रिपोर्ट. पता चल गया क्या बना रहे हो? रिपोर्ट. तुम कौन हो? कंसल्टेंट. किसको लिख रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब सुनो, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग. कितने बार बेटा हो गए सर? ऊपर 4 नीचे 2, कितने हो गए टोटल? 6 मार्क्स. इवैल्यूएट दी स्टडी. प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर अप्लाइंग स्केप्टिसिज्म. कितने हो गए बेटा? अब तुम जो सवाल पूछ रहे थे मुझसे, आपने सवाल पूछा था evaluate the strategic and ethical implication of smartware of the planned shop closure in Noria and withdrawal from Centrum. इसका मतलब है कोई शॉप क्लोज करने जा रहे हैं, उसके कुछ एथिकल कंसर्न रेज होंगे, वो वहां पे क्वेश्चनिंग माइंड तुम लगा दोगे तो तुम्हारे स्केप्टिसिज्म स्किल्स बन गए. कितने मार्क्स हो गए बेटा? 2 मार्क्स. 2 + 6 8 मार्क्स. सर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, क्या ये 20 हो पाएंगे? आओ चेक करते हैं. प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कमर्शियल एक्यूमेन. कितने मार्क्स? 4 मार्क्स. 8 + 4 12. सर जी प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कमर्शियल एक्यूमेन. कितने मार्क्स? 2. 8 + 4 + 2 14. एंड प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डिस्प्लेइंग द स्केप्टिसिज्म. कितने? 16. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, professional marks are available for demonstrating communication skills. 16 + 4 is 20. सर इसका मतलब है 20 मार्क्स अवेलेबल है. whom you are reporting to पता चलता जा रहा है, who you are पता चलता जा रहा है. हर जगह प्रोफेशनल फॉर्मेट यूज हो रहा है. यहाँ पे ब्रीफिंग पेपर था, यहाँ पे स्लाइड है, आप देख सकते हैं. कितने सवाल है बेटा? 5 सवाल है पूरे पेपर में. ये देख लें, ये केस स्टडी कुछ ऐसी दिखेगी आपको. इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी,
इसमें थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी होगी, इसमें कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन भी होगी, इसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जैसे बाकी पेपर्स में होते हैं मतलब पहले 2 पैराग्राफ पढ़ ले, पहले सवाल का आंसर बेसिक। सॉरी दोबारा बोलो। जैसे बाकी पेपर्स होते हैं ना, हाँ उसमें आप जैसे पेपर के पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, उसमें आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ तो इसमें इतने ज्यादा पढ़ के मतलब अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अब 2 से 3 चीजों के ऊपर मैं बात कर लेता हूं अभी। इसने एक सवाल पूछा कि सर बाकी पेपर में पहले 2 पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बेटा इसमें कितने सवाल हैं? अच्छा, ये 5 सवाल इन एग्जिबिट से होंगे। कितने एग्जिबिट्स हैं? 6। एक चीट कोड बता दो। शुरू के 2 सवाल सारे एग्जिबिट से रिलेट करेंगे, आखिरी के 3 सवाल 1-on-1 एग्जिबिट से रिलेट करेंगे। प्रूफ करूं बात को? आखिरी का एग्जिबिट क्या है? कस्टमर यूं ले लो, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ स्मार्टवेयर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हो सकता है आखिर में एक सवाल हो जो कि ऑडिट की समरी से रिलेट कर रहा हो, या ऑडिट के रिस्क से रिलेट कर रहा हो, या ऑडिट से ही रिलेट कर रहा होगा। अब बात समझो, देखें मसला ये है, एसबीएल का एग्जाम आपके पेपर की कॉम्पोजिशन और आपके टेक्निकल पार्ट का 80% एक ही एग्जाम में जज कर लेता है। यानी आप ये नहीं कह सकते सर इस दफा का इंपॉर्टेंट बता दे तो मैं आपको बोलूं स्ट्रैटेजी पढ़ के चले जाना, आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी भी आएगा, लीडरशिप भी आएगा, एथिक्स भी आएगा। It is a very well composed paper including all or not, if not all, 80% of your entire syllabus. लेकिन वो कैसे होगा, वो इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। 80% of your entire syllabus इसके अंदर मौजूद होगा। मेरी बात क्लियर होती है? अब उस 80% को कनेक्ट किया जा रहा होगा साथ में आपके प्रोफेशनल मार्क्स से, तो आप मिलजुल के इस चीज को अचीव कर रहे हो। नंबर 1 हो गई बात। अब बात नंबर 2 समझो। अगर तुमने 40 to 60 मिनट्स में पेपर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? रिमेंबर वन थिंग, द ओनली की ऑफ पासिंग दिस एग्जाम इज पेपर कंप्लीशन। लास्ट अटेम्प्ट में पेपर बच्चा देने गया, मुझे कहता है सर मैंने पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया। यकीन माने मैंने उसको पहली बात ये बोली, तुम्हारे पास होने के चांसेस आर मोर देन 60%। चाहे सही लिखा हो गलत लिखा हो, इतना तो लिख लिया होगा कि तुमने उस पेपर को जो है 50% तक पहुंचा दिया होगा। यार इस पेपर के अंदर कुछ है ही नहीं, इतना जनरल पेपर है, बस सिर्फ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स है। 4 घंटे इस कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठना एक एंजाइटी एनवायरनमेंट के अंदर, एक एंजाइटी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में, and going for a typing based paper in such an environment where all other candidates are also typing is one of the biggest problematic area of this paper. तो सर इस पेपर के अंदर you have to control your nerves. It is test of your nerves rather than test of your knowledge. देखिए test of your knowledge तो है, test of your nerves है। 4 घंटे के एग्जाम में बैठना बड़ा मुश्किल काम है यार, और फिर वो भी एक ऐसे एग्जाम में जब थ्योरी हो और 12 पेज पढ़ रहे हो। आप सोचें इट्स लाइक अ स्टोरी लाइन। कभी जुनेद अकरम को देखें, सॉरी जुनेद अकरम कह रहा हूं, जुनेजो को देखें, इरफान जुनेजो की कभी व्लॉग देखें, वो कैसे वो स्टोरी बिल्डअप करता है। वो गाड़ी भी खरीदता है ना तो वो पहिए से शुरू करता है, मैंने एक टायर खरीदा, फिर उस टायर से गाड़ी बनना शुरू हुई, उसका इंजन यूं था, ये था, ये था, आओ मैं वीगो दिखाता हूँ। स्टोरी बिल्डअप करना बड़ा जरूरी है। You will, whenever you are going to read this paper, it will look as if you are going through a story. It's a storyline that is being presented to you. वो स्टोरी लाइन पिक करना है तुमने, बस। क्लियर हो रही है बात में? तो इस पेपर के अंदर अगर तुम्हारा रीडिंग टाइम अप हो गया, चला गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम राइटिंग टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैंने 5 एग्जिबिट पढ़ लिए, 6 एग्जिबिट से पहले मेरा रीडिंग टाइम हो गया पूरा। सर मैं क्या करूं? बेटा 6 एग्जिबिट से पहले जब तुम्हारा रीडिंग टाइम पूरा हो चुका ना, तो तुम राइटिंग की तरफ आ जाओ। पता है क्यों? वो 6th एग्जिबिट आखिरी वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करेगा। तो जब तुम 5 एग्जिबिट के आंसर लिख चुके होगे ना, तो जब आखिरी क्वेश्चन पे आओगे ना, तो उसी वक्त साथ साथ पढ़ते रहना, उसी वक्त साथ साथ पढ़ते रहना।
बात समझ आती है? क्वेश्चन नंबर 2, सर सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, हमें पूरा पेपर समझ आ गया, हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया। ये पेपर एक्चुअल में हमें कितने अरसे में तैयार मिलेगा? देखो इसमें ना मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपको अपने हैंडआउट्स दूंगा हर क्लास के अंदर। मतलब जब जब हम क्लास रखेंगे मैं आपको टेक्निकल पार्ट पढ़ाता रहूंगा। अच्छा 2 मसाइल इस पेपर के अंदर, मैं उस वक्त तक एसबीएल के पास पेपर नहीं करा सकता जब तक कि मैं 80% ऑफ द कोर्स खत्म ना करूं। तो इसका मतलब है सर हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही नहीं शुरू में, नहीं, मतलब नहीं का मतलब है करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है यार, ये पेपर ना सितंबर 2018 से पहले किसी और पेपर के नाम से जाना जाता था। ये पेपर सितंबर 2018 से पहले 2 पेपर होते थे, एक का नाम था P1, दूसरे का नाम था P3। इन्होंने P3 से 75%, P1 से 25% उठा के मर्ज कर दिया और एक पेपर बना दिया। P1 was corporate governance and ethics, P3 बाकी के 8 चैप्टर। P1 was corporate governance and ethics, P3 बाकी के 8 चैप्टर थे, इन्होंने मिक्स एंड मैच करके बोला ये लो एसबीएल का एग्जाम। क्लियर हुई बात? अब सुनना, इसका मतलब है अगर मैं एसबीएल में पास होना चाहता हूं तो मैं पुराने P1 और P3 के पास पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। मैं लास्ट के P1 और P3 के पास पेपर से प्रैक्टिस कर सकता हूं। आई कैन इजीली डू दिस, और मैं करूंगा। तो सर हम उस पास पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे बैच के अंदर देयर वर मोर देन 50+ जो फेस टू फेस या ऑनलाइन थे, रिकॉर्डेड अलग। हम लोगों ने मिलजुल के 236 पास पेपर सॉल्व किए। 236 इंडिविजुअल्स के पास पेपर हम लोगों ने, मतलब मैंने करेक्ट किए, सॉल्विंग हर बंदे ने 8 9 10 पेपर सॉल्व किए। 236 क्वेश्चंस वर करेक्टेड। एक ही तरीका है इस पेपर को पास करने, and that is if you are going to solve it on computer and give it to me, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका पेपर निकल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर गोइंग टू टेक लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, देखिए हम तीनों ऑप्शन दे रहे हैं आपको। अब आप लेट्स सपोज आप आ जाए, आपने कहा सर मैं लाइव क्लास फेस टू फेस क्लास देना चाहता हूं, आप आ जाए फेस टू। आपके पास आपने कहा सर मैं आज नहीं आ सकता, आई वांट टू टेक ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास ले। आपने कहा सर ना मैं ऑनलाइन अभी आ रहा हूँ, ना मैं लाइव आ रहा हूँ, ना फेस टू फेस आ रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। हमारे टीएसए का पोर्टल भी है, उस पोर्टल पे अगले दिन रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए, ठीक है? तो अगले दिन आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो 3 दिन तक अवेलेबल रहती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि लास्ट कुछ अटेम्प्ट में हमें कुछ मसले फेस करने को मिले। एक बच्चा, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक ग्रुप पे देखा, किसी ने लिखा होता है एनीवन हैविंग सर शेख बिलाल हक्स लेक्चर आई विल पे बट नॉट द अमाउंट दैट ही इज चार्जिंग। तो उसने लिखा, हाँ, तो मैंने उसके नीचे जाके लिख दिया आई हैव दैट, ठीक है, मैंने नीचे जाके लिख दिया आई हैव दैट, मतलब और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसको मिल भी गए होंगे 4-5 हजार या 10 हजार, कहीं ना कहीं से पायरेटेड कॉपी उसने किसी ने डाउनलोड कर। तो यार मैं हमेशा कहता हूँ इसका हिसाब ऊपर होगा, ठीक है, जो भी ये करता है गुनाह है। ये हमारे ऑनलाइन स्ट्रक्चर कोरोना के बाद से जब से हमें ये आया ना, तो ये थोड़ा सा मसला हमें फेस करने को मिला है, बट आई अज्यूम हम सब एथिकल है और ये काम भी नहीं होगा इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में। और मुझे बड़ा दुख हुआ, उसने बोझ भी डिलीट कर दिया, तो उसमें बच्चों के जो लाफिंग रिएक्ट्स आए थे, तो मुझे वो तो खैर एक अलग मजाक है। मैं आपको बोल रहा है कि एनीवन हैविंग शेख बिलाल, और शेख बिलाल नीचे लिख रहा है ये साया आपका। तो ये सारा मामला मुझे लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा फेस करने को मिला। तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखें हमारे टोटल इसके अंदर मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि 150 आवर्स होते हैं, ठीक है, टोटल। अब इस 150 आवर में क्या होता है, इनिशियली 70 to 80 आवर्स टेक्निकल पार्ट प्लस P1 P3 प्रैक्टिस, अराउंड 40 आवर्स एसबीएल के पास पेपर्स की प्रैक्टिस, और लास्ट 5 डेज का वर्कशॉप। अब मैं आपको डे 1 पे सारी बात बता के जा रहा हूं ताकि तुम यहां से बाहर निकलो तो सारे फैसले करके निकलो। पहली चीज, पूरा सेशन उर्दू में है सिवाय वर्कशॉप। वर्कशॉप में हमारे पास ग्लोबल बच्चा आता है, ठीक है। अभी जो हमारे पास इंग्लिश वाला बच्चा है ना, उसे हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, स्टूडियो की एक रिकॉर्डिंग है, वो मैं वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारे पास सारा का सारा बच्चा जो इस वक्त अवेलेबल है ना, दैट इज राइट नाउ, जो लाइव फेस टू फेस या हाइब्रिड मॉडल पे आ रहा है ना, वो हमारे पास
उर्दू वाला बच्चा है, लेकिन वर्कशॉप में मैं कंबाइन करता हूं, मैं 2 वर्कशॉप नहीं ले सकता, तो आई टेक द इंटायर वर्कशॉप इन इंग्लिश। वो 5 days ग्रैंड वर्कशॉप है। अब तरीका यूं होगा, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तमाम एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर हैंडआउट के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, मैं वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद भी करवाऊंगा और आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे करके देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जब हम वर्कशॉप वाले दिनों में जाएंगे ना, तो एक हैंडआउट मैं आपको रेगुलर बैच में दे रहा हूं, जैसे ही रेगुलर बैच खत्म हो जाएगा, वो हैंडआउट आप पढ़ चुके होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, वो साइड पे रख देंगे आप। अब आएगा वो लास्ट 5 days रिवीजन हैंडआउट। उन रिवीजन हैंडआउट में सब कुछ होगा, लेकिन वो तकरीबन 20 पेजेस के अंदर समा चुका होगा। उन 20 पेजेस को क्यूमुलेटिवली मैं कंबाइन करके आपको दे दूंगा, और आप जो है उस हैंडआउट्स को अपने एग्जाम तक साथ लेके जाएंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू फिनिश योर एग्जाम। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड बात बन चुकी है हमारी, ठीक है, डेज भी बता रहा हूं बेटा, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड बात बन चुकी है। अच्छा देखिए, मैं ना इस सब्जेक्ट के लिए पागल हूं। अभी आपको रिजल्ट आएगा ना, तो आप मेरे रिजल्ट देखिएगा। आप रिजल्ट नहीं भी देखेगा ना, तो आप डिफरेंट ग्रुप्स पे भी मेरे, आजकल तो पता नहीं अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि ग्रुप्स में भी काफी बातें होती है। मैं आपको ये बता दूं, इस सब्जेक्ट में मैं पागल हूं, और मुझे आपसे भी पागलपन चाहिए। मैं क्लास शुरू करूंगा 6:30 पे, लेकिन मेरा ये नॉर्म है कि मैं उसे 9:30 तक, 10 o'clock तक भी ले जाऊंगा। पहली बात, एक मिनट। दूसरी बात, हमारी क्लास होगी वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। कल नहीं है, बिकॉज हम चेलम की वजह से मैं कल नहीं रखना, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे तक। उस दौरान हमने मार्केटिंग भी करनी है थोड़ी सी। तो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपके कोई दोस्त वगैरह अगर इसमें और आना चाहते हैं, तो हम अगले 1 वीक एडमिशन ओपन रखेंगे, ताकि आप लोग आ सकें और आप लोगों को हम कंसोलिडेट कर सकें। तीसरी चीज, ये कौन सा मंथ है? सितंबर का। सितंबर में 3 दिन क्लासेस होगी, अक्टूबर में ये 4 दिन हो जाएगी। मैं आज बता के जा रहा हूं, वेनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को सुबह में। नवंबर में ये 5 दिन हो जाएगी, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। भाई 3 महीने में, इनफैक्ट 2.5 महीने में कोर्स कवर कराना है 150 घंटे का, और पास भी कराना है एक मुश्किल पेपर, जो कि मार्केट में मुश्किल समझा जाता है। इस वक्त कोई भी 3 महीने में बैच ऑफर नहीं कर रहा, सिवाय शेख बिलाल का। तो मैं पागल आदमी हूं भाई, और मेरे पास प्रूवन रिजल्ट है। आप मेरी हिस्ट्री देख लें, मैं रिजल्ट शेयर कर दूंगा पिछले 5 अटेम्प्ट के अपने। आपके ACCA का ग्लोबल रिजल्ट इज नॉट मोर देन 50%। मेरा लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट वो 65% मेरे बैच का। ACCA का इसका हिस्टोरिक रिजल्ट पता है क्या है? 49, 48, 50, 51। मैं आपको बता देता हूं, ये ग्लोबल रिजल्ट है, और आप इस ग्लोबल रिजल्ट से धोखा नहीं खाना। ग्लोबल रिजल्ट का मतलब पता है क्या होता है? देखो एक बात बताओ, अकाउंटिंग के पेपर में ना ग्लोबल रिजल्ट और पाकिस्तानी रिजल्ट सेम है। थ्योरी के पेपर में सेम नहीं है, तुम्हारी मदर टंग नहीं है यार। तो थ्योरी के पेपर में गोरे को एक एच है, तो आप इस 51% को ना 40% कंसिडर करो फॉर यू। तो अगर मैं 40 में 65 निकाल रहा हूं, 65% निकाल रहा हूं, तो यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। सही नहीं है भाई? 51 तो ग्लोबल है ना, ये तो गोरे का रिजल्ट है, और गोरे का रिजल्ट थ्योरेटिकल पेपर में बहुत अच्छा होगा। ये तो ग्लोबल मार्क परसेंटेज है। अच्छा ये मैं भी नहीं कर रहा, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, लुक एट दिस। हाँ, ये वो वाहिद पेपर है जिसका पेपर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये देखो कितना है बेटा, आप इसको भी देखिए। ये देखिए, ये बाकी के पेपर है, ये SBL का रिजल्ट है। एडवांस टैक्सेशन का भी देख लें, ये AAA का 31% है, AFM का 41% है, APM का 33% है, ATX का 42% है, SBL का 50% है। सॉरी, एडवांस ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग सब ऑफर करते हैं। वी आर ऑफरिंग एवरीथिंग। मैं नहीं पढ़ाता, बाकी सब पढ़ाता, बाकी दूसरे टीचर है, और वी हैव हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल। सॉरी लेक्चर है सस्ते प्राइस में। यार, ये तो बड़ी छिछोरी वाली बात की है तुमने।
अच्छा सर, सुबह वाली क्लास टाइमिंग क्या होगी? सुबह वाली? संडे को होगी सुबह, नहीं, सुबह। मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, संडे को होगी 12-1 बजे के करीब, ठीक है, वरना मैं शाम में भी होगी, नहीं नहीं शाम में संडे हो ही नहीं सकती, कभी शायद हो जाए, वो भी मैं पूछ के रखूंगा, आपको ग्रुप्स पे ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद होगी। आपका कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, कोई इशू, कोई मसले मसाइल, कोई बात है तो पूछें। जैसे आपसे बात की, मतलब हाईलाइट का जैसा ऑप्शन है वो तो क्वेश्चन में नहीं होता, तो मतलब की पॉइंट्स करके अगर आपको आप हाईलाइट कर सकते हैं भाई, एसपीएल में, मतलब एसपीआर वगैरह में तो मैंने पेपर एसबीआई में आपके पास हाईलाइट, एसबीआर में नहीं होता, किसके बोल रहे हैं? शॉर्टकट वगैरह हो गया हाईलाइट अबाउट। क्या हो गया? सर मुझे रिलेटेड में बोला, मैंने किया था बट मेरा नहीं हुआ। तुमने थप्पड़ नहीं मारा? नहीं। सर मैंने किया था बट ये बता आप मेरा नहीं, सर मेरा कॉपी भी नहीं हुआ। तुम्हारा ग्लिच आ गया होगा। नहीं अच्छा। मेरा नहीं हुआ। चलो चलो चलो, लेकिन खैर हैंड टाइप का बड़ा आ रहा था शॉर्टकट। ठीक है, हो सकता है ग्लिच। 5 4 5 6 से रिलेटेड। हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, एग्जिट 4 5 6 पढ़ने को 20 मार्क्स। बेटा, एग्जिबिट 4 5 6 पढ़ने के लिए स्टोरी लाइन पढ़ना बड़ा जरूरी है, ऐसा हो नहीं सकता कि बैकग्राउंड के बगैर तुम एग्जिबिट पढ़ लो, 4 5 6 का पता ही नहीं चलेगा क्या है। मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा, मैं तुम्हें लिखने का तरीका सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लिखते हैं, अभी टेंशन ना ले, अभी तो हमने एक कश्ती में सवार हुए हैं, अभी तो हम किनारे पे रखे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बीच समुद्र में उतार के दिखाएं हमें, तो अभी तो हम रुके, अभी लगे रहते हैं, सब कॉपी पेस्ट भी है, हाईलाइट भी है, फॉर्मूला भी है, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड, हर चीज इस्तेमाल होगी। एक आखिरी बात, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड राइट नाउ? इफ यस प्लीज आस्क। जी 60 मिनट्स का जो हमारा प्लानिंग रिफ्लेक्टिव है, हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया बैकग्राउंड से सारे एग्जिबिट पढ़ के बनाना है नोट। सही है, स्लाइड में नहीं बनाओगे, स्क्रैच पैड दिया हुआ होगा, स्क्रैच पैड, सही है। स्क्रैच पैड सारे टॉपिक बना विद इन द 60 टाइम आपने बताया कि इसके अंदर एग्जिबिट का भी टाइम इंक्लूड कर रहे हैं, सबका पढ़ने का सब आएगा, एवरीथिंग, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्लाइड कहाँ रखेंगे, क्या चीजें, वो जब हम पेपर कर रहे होंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा, बट हर चीज पॉइंट नंबर 1 से लेके लास्ट पॉइंट तक सब पढ़ोगे। मैनेज हो जाएगा। यार पिछले 4 अटेम्प्ट से अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये बोले कि सर मैंने नहीं मिला, ऐसा है नहीं मिला, जो एक बेवकूफ मिला, ठीक है, जिसने मुझे बोला हो कि सर इतनी प्रैक्टिस की, देखो जब मैं तुम्हें क्लासरूम के अंदर मेरी आदत है प्रैक्टिस करानी, जब तुम लोग ये 6 से 7 पास पेपर प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो यार तुम नहीं भी जाओगे ना मैनेज होना, तब भी मैनेज हो जाएगा। देखो जब तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा ना, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मुझे बच्चों के ये कमेंट भी आते हैं, सर ये वाहिद एग्जाम है जिसमें हमने 5 पेपर सॉल्व किए, 5 पेपर लाइव सॉल्व किए, जिसमें हमने पूरा 4 घंटे लगा के सॉल्व किए, ऐसा लग रहा था कि दिल कर रहा है सॉल्व करने। तो यार जब ये हो जाए ना तो मामला डन। सॉरी, प्रैक्टिस इस पे भी होगी, लैपटॉप भी ला सकते हैं आप अपना, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं, यहाँ एग्जिबिट रेफर नहीं होगा, रेफर नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, यही तो गेम है ना, थ्योरी में भी रेफर करते तो फिर तुम्हारा फायदा क्या होगा, यही तो तुमने ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो मैं मौजूद हूँ उसके लिए। और कोई सवाल किसी का? क्लास की टाइमिंग बेटा 6:30 to 9:15 तक हम लोग नॉर्मली एवरेज जा रहे होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया इनिशियली 3 दिन है, सितंबर के मंथ में, अक्टूबर में 4 और नवंबर में 5। मैं कोर्स भी बता देता हूँ कब खत्म करूंगा, मैं कोर्स खत्म करूंगा ऑन 26 या 27 ऑफ नवंबर, 28 ऑफ नवंबर से आपका वर्कशॉप शुरू हो जाएगा 5 दिन का, और फिर उसके बाद 25 को खत्म करूंगा, 30 ऑफ दिसंबर तक आपका वर्कशॉप खत्म होगा, और 1 दिसंबर को आपका मॉक एग्जाम। इस दौरान हम लोग तकरीबन, ये मेरा वादा है, मैं आपसे तकरीबन कोई 10 से 12 पास पेपर सॉल्व करवा चुका, ठीक है, इस तरीके का हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। मैं अपना नंबर यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग उसे कॉपी कर लें, अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ऐड होना बड़ा जरूरी है, मैं अपना नंबर यहां लिख देता हूं, वही करो, और क्या करूंगा भाई। अच्छा, मेरा एक YouTube चैनल भी है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना, उस पे भी कुछ चीजें मौजूद हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी दूंगा,
ठीक है, हर चीज आपके पास एट द एंड ऑफ द डे अवेलेबल रहेगी। लास्ट के मंथ में सारी क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल। मिसाल के तौर पर तुम्हें लगता है यार मैंने 3 सितंबर वाली क्लास मिस की, 3 नवंबर वाली क्लास मिस की, मुझे दोबारा लेनी है, तुम जाओ क्लिक करो पोर्टल पे जाकर दोबारा क्लास। 1.5 की स्पीड भी अवेलेबल है, लेकिन ठीक है, और 3 टाइम्स आपको अलाउ होता है एक क्लास देखना, लेकिन आखिरी के मन में हम फुल लगा देते हैं ताकि आप देख सके कोई भी। ठीक है, कैलकुलेशन होती थी और थोड़ा ड्यूरिंग का वो नहीं था, रिकॉर्डिंग से हम कवर कर लेते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग से मतलब रिकॉर्डिंग से जाहिर है अगर आप फुली रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं या रिकॉर्डिंग की बेसिस पे जाते हैं तो सही है, जा सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप कराची वाले हैं तो फेस टू फेस आए या ऑनलाइन आए। देखो एक टीचर को भी मजा आता है जब मेरे सामने आवाम बैठती है ना, तो मुझे खिताब करने में मजा। सोचो भाई को बोल रहे हो आप खिताब करें विदाउट आवाम, तो सोचिए क्या होगा, और उल्टी सीधी बातें ही करते हैं जैसे फिर वो कर रहे होते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग अल्लाह माफ है यूट्यूब पे भी जानी। तो मैं मजाक कर रहा था, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। बट एक्चुअल में मुझे भी पढ़ाने का मजा तब आता है जब मेरे सामने आवाम बैठी, ठीक है, तो मेरा भी पढ़ाने का मोमेंटम बहुत अच्छा निकलता है और आपका भी। तो आई अज्यूम कि इंशाल्लाह हमारे क्राउड इस वक्त जो मौजूद है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। एक सबसे बड़ा मसला जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि आफ्टर 1 वीक 2 वीक जब ये हमारे पास फिल हो जाता है ना, और फिर उसके बाद बच्चा बोलता है सर मुझे फिजिकल क्लास में बैठने दे, तो यार फिर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हो रहा है कि हम इस पूरे हॉल इस पूरे क्लास को फिल हो जाती है। उसके बाद फिर मुझे मजबूरन आपको ऑनलाइन डालना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करके जितना हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही रखते हैं हमेशा से, तो जो पहले आएगा उसको हम इसको फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में फिल करते जाएंगे, और अदरवाइज ऑनलाइन की तो कोई लिमिट मौजूद नहीं है। जी जी यार मैं मगरिब का ब्रेक ले लूंगा, बीच में मगरिब का ब्रेक दूंगा। एक्चुअल में तो मगरिब के बाद ही शुरू होते, लेकिन जमा हो जाए हम 6:30 बजे, फिर हम मगरिब को अड़ के फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गए। आई होप सो यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड टुडेस क्लास, और आपको समझ आया होगा। लेट्स कॉल इट अ डे टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम सिटिंग ओवर हियर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड इफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप। बेटा रिकॉर्डिंग कल अपलोड होगी इसकी, लेक्चर्स जो है वो एक दिन के बाद अपलोड होता है हर लेक्चर, यानी वेडनेसडे वाली क्लास थर्सडे को अपलोड होगी, फ्राइडे वाली क्लास सैटरडे को, और सैटरडे वाली क्लास मंडे को अपलोड होगी। जब जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आपकी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा टीएसए के पोर्टल की। अब तो एक ऐप भी बन गई, आपके पास आईओएस है तो ऐप नहीं होगी, आपके पास एंड्रॉइड है तो ऐप भी बन गई। ऐप नहीं भी है तो आप डायरेक्ट गूगल से पोर्टल का एक्सेस ले सकते हो, उसमें आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे एंड यू कैन इजीली हैव एक्सेस टू ऑल माय लेक्चर्स का एक छोटा सा मसला है, वो भी मैं आपको डे 1 पे डिफाइन कर दूं। लेक्चर नाम से नहीं आ रहा होगा, डेट से आ रहा होगा, ठीक है। तो हर दिन नाम, हर लेक्चर को नाम से करने में थोड़ा मुश्किल, जैसे स्ट्रैटेजी नहीं लिखा होगा, डेट लिखी होगी, तो वो क्योंकि ग्रुप पे आप अलाइन होंगे ना, तो आप ग्रुप पे देखोगे तो मैं बोलूंगा मैं स्ट्रैटेजी बढ़ा, तो आपके पास वो लेक्चर आपका सिंक्रोनाइज हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक हो गई बात। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। कल नहीं है, नेक्स्ट वेडनेसडे को है। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह तो आप जरूर उनको लेके आए ताकि हम भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड कब के रिकॉर्ड होते हैं, ये लाइव क्लास के रिकॉर्ड होते हैं, यही क्लास रिकॉर्डिंग होती है, यही क्लास पोर्टल पे जाती है बेटा, यही क्लास रिकॉर्डिंग के पॉइंट पे होती है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।